तो देखो अब जो चैप्टर हम लोग एफएम में स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद चैप्टर दैट इज मैन, है ना। चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब क्या होता है वर्किंग कैपिटल, क्या कंसेप्ट है, एक बार आप नोटिंग करो, स्टार्ट करो, एक बार आप देखो, एक बार सब लोग। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, हेडिंग लगाओ, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग। अब देखो, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का बेसिकली मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वर्ड का मतलब क्या होता है, बताओ क्या लगता है इस वर्ड का मीनिंग, कैपिटल। अब देखो ध्यान से समझो, हम जो चैप्टर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अब है ना, देखो आप लोग, अब देखो जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार है ना, देखो कैपिटल। अब देखो बच्चों, जैसे हम लोग बात करते हैं वर्किंग कैपिटल, व्हाट डू यू वर्ड वर्किंग कैपिटल, बताओ वर्किंग कैपिटल वर्ड का मतलब क्या समझते हैं, क्या होता है, बताओ वर्किंग कैपिटल मतलब देखो, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या बोलता है, अगर मैं बात करता हूँ वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब मैं यूं बोल सकता हूँ, कैपिटल विच इज नीडेड टू वर्क, कैपिटल विच इज, काम करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। मेरे को रोजमर्रा की काम करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो कैपिटल कहलाता है वर्किंग। अब होता क्या है, जब हम लोग बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, आज जैसे मान लो मैं इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं, अब मेरे यहाँ पे दो तरह के कैपिटल है। कुछ कैपिटल तो ऐसा है जिसका नेचर क्या है, और कुछ कैपिटल ऐसा है जिसका नेचर क्या है, पता है, रनिंग कैपिटल भी चाहिए। आज जैसे मान लो मेरे को रोज के खर्चे मीट कर, ऐसा तो नहीं आज इसी बेच करके रोज के स्टाफ को पेमेंट करना है सैलरी, ऐसा तो नहीं कर सकता कि रोज की ये असेट बेच करके पेमेंट करना है। तो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, ऐसा कैपिटल जो हमको काम करने के लिए कहलाता है वर्किंग कैपिटल। और आप लोगों ने रेशियो के अंदर भी ये तो पढ़ा था कि वर्किंग कैपिटल का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और यहाँ भी हम लोग लगभग कंसेप्ट वही डिस्कस करेंगे। बट जब हम लोग एफएम की बात करते हैं कि सर यहाँ वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट क्या होता है, तो यहाँ वर्किंग कैपिटल को हम लोग कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके, पहला पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल का, वो पढ़ेंगे हाउ टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल। तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन, कि एक कंपनी को काम करने के लिए कितना पैसों की जरूरत है, मतलब वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। सेकेंड पार्ट जो इस चैप्टर का हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। वर्किंग कैपिटल में एक और अगला सेगमेंट क्या होता है, डेटर्स, करंट एसेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। सेकेंड पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स का। तीसरा पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, कि अब अगर कंपनी मान लो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जा रही है तो अगला जो पार्ट है वो क्या होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। चौथा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ कैश। मतलब ये तीन मेजर कंपोनेंट है कंपनी के वर्किंग करंट एसेट के, कैश, स्टॉक और डेटर। अगर आप करंट एसेट मेजर कंपोनेंट की बात करो तो एक कंपनी के अंदर ये तीन मेजर कंपोनेंट दिखेंगे हमेशा, इसके अलावा बहुत ज्यादा प्रीपेड वीपेड बहुत बड़ा करंट एसेट नहीं हो। बट मेजर फंड करंट एसेट में किस में ब्लॉक होगा, या तो कैश में, या स्टॉक में, या डेटर्स में। तो पहला पार्ट कौन सा हो, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन कैसे करना है। फिर एस्टिमेशन मतलब मेरे कंपनी को काम करने के लिए इतना पैसा चाहिए। अगला पढ़ेंगे उसको हमको फाइनेंस कैसे करना है, और वो पैसा आएगा कैसे। तो इसमें अलग अलग गवर्नमेंट ने कमिटीज बनाई, उन कमिटीज को स्टडी करेंगे हम लोग। सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग डेटर्स मैनेजमेंट। अब बच्चों डेटर्स मैनेजमेंट को रिसीवेबल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। डेटर्स कहते हैं रिसीवेबल एक ही बात है। फिर पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जिन लोगों ने कॉस्टिंग पढ़ रखा है वहां पे अपन ने चैप्टर पढ़ा था डायरेक्ट मटेरियल, ये सेम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो उसका सेम से लिंक है, बिल्कुल सेम चैप्टर है। तो ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ना, ये आपके कॉस्टिंग के एक चैप्टर को कवर कर देता है। और एक पढ़ेंगे हम लोग मैनेजमेंट ऑफ कैश, की कैश जिसमें कैश बजट बनाना सीखते हैं। देयर आर वेरियस मॉडल्स टू मैनेज द। तो अब जब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट क्या है, तो एक बार आप नोटिंग करो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। लिखो आप लोग वर्किंग कैपिटल, लिखो आप। देखो द वर्किंग कैपिटल मींस, वर्किंग कैपिटल मींस द कैपिटल needed to work and to meet the daily expenditure
meet the daily expenditure of the organization. वो कैपिटल जो काम करने के लिए चाहिए और डेली एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए। लिखो आप, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मेनली इंक्लूड्स। अब बच्चों ये क्या क्या इंक्लूड करेगा, तो लिखो पॉइंट नंबर 1, एस्टिमेशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। एस्टिमेशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। लिखो पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। सेकंड में लिख दो रिसीवेबल्स। थर्ड लिखो मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। चौथा लिखो मैनेजमेंट ऑफ कैश। ये चार पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस, एस्टिमेशन, फाइनेंस मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्या होता है, मैं आपको है ना यहाँ पर एक और करें, नोटिंग कर लो, फिर आपको एक पॉइंट। अब तुमको ध्यान है, आप लोगों ने परसों मैंने एक टॉक शो किया, तो अटेंड किया था। हमें ध्यान है, एक बच्ची ने बताया था कि वो ट्रेजरी मैनेजमेंट में वर्क कर रही है। ठीक है ना, अमिनी का जो था उसको बताया था कि मैं ट्रेजरी मैनेजमेंट। व्हाट इज दिस ट्रेजरी मैनेजमेंट? ट्रेजरी मतलब कैश मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में कैश मैनेजमेंट को ट्रेजरी भी कहा जाता है। ट्रेजरी थोड़ा बड़ा डिपार्टमेंट होता है, तो आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और सारी चीजें मैनेज होती है। तो आपका एक और पार्ट है ट्रेजरी मैनेजमेंट, बट वो प्योरली थ्योरी पार्ट है। प्रैक्टिकल आपके चार पार्ट में कवर्ड है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डेटर्स मैनेजमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट वाला, इसमें मेजर क्वेश्चन रहते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट नॉर्मली एफएम की बजाय ज्यादातर आता है कॉस्ट के अंदर। एफएम की बजाय ज्यादा चैप्टर पूछा जाता है कॉस्ट में। आप कॉस्ट पढ़ोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा, यहाँ का लेवल बहुत कम है, कॉस्ट में तो अच्छा लेवल पे इन्वेंट्री। ना फीफो लीफो मेथड कुछ पढ़ते थे, ध्यान है, अपने फाउंडेशन पढ़ा था इन्वेंट्री, उसका एक थोड़ा ब्रॉड वर्जन है यहाँ पर, ठीक है ना। अब अपन लोग जो अभी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड चैप्टर, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ डेटर। मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट करता हूँ मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स या रिसीवेबल मैनेजमेंट, है बच्चों। तो अब लगाओ फर्स्ट हेडिंग मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। हम लोग चैप्टर ये वाले ही ले रहे हैं इसके अंदर, मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये, मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। पहला पार्ट है मैनेजमेंट ऑफ डेटर। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेटर्स मैनेजमेंट? तो देखो, डेटर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, हमको ये डिसाइड करना, जैसे मान लो मैं सेल करता हूँ क्रेडिट पे, मेरे चार कैटेगरी ऑफ कस्टमर है, ए बी सी, ये तीन मेरी पॉलिसी बनी हुई है, पॉलिसी ए, पॉलिसी बी, पॉलिसी सी। पॉलिसी ए के अंदर मान लो मैं 0 डे का क्रेडिट देता हूँ। डेटर मैनेजमेंट का मतलब कंसेप्ट क्या है वो समझना। मैंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तीन पॉलिसी बना रखी है, पॉलिसी ए, पॉलिसी बी, पॉलिसी सी। मैंने कहा भैया 0 डे का क्रेडिट मिलेगा, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पॉलिसी बी बोलती है 30 डे का क्रेडिट मिलेगा, और पॉलिसी सी बोलती है कितने दिन का क्रेडिट मिलेगा, मान लो 60 दिन का क्रेडिट मिलेगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक कस्टमर, आज मैं अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, मैं क्या चाहूंगा, मैं ए वाली पॉलिसी को इंप्लीमेंट करूं, सी वाली पॉलिसी को, सी पॉलिसी को या ए को? अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आज मान लो मैं बैच चला रहा हूं तुम्हारा, और मैं तुमको बोलूं भैया एक काम करो, बैच खत्म हो उसके बाद पैसा देना। सुना मेरी बात? मैंने बोला बैच खत्म हो उसके बाद तुम पैसा देना, देखना पहले पास वास हो, फिर पास हो जाओ तो जमे तो देना पैसा, पढ़ लो पूरा, फेल हो जाओ पैसा मत देना। और एक बोलूं आज के आज पैसा दो, तो आप बोलोगे सर हमको तो वो पॉलिसी पसंद है जहाँ पे हम पास हो जाए, जमे उसके बाद पैसा देवे, वरना आपको दे ही नहीं, हमको तो वो पॉलिसी ज्यादा बढ़िया लगी। वैसी बात है, कस्टमर के एंगल सोचोगे तो वो बोलेगा कि हमको तो वो ज्यादा बढ़िया है। आप जितना क्रेडिट हमको खींचोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमको क्रेडिट ज्यादा दूंगा तो मेरे पार्ट पे क्या रिस्क आएगी बताओ? मेरे पार्ट पे क्या रिस्क है? आज जैसे मान लो मैं बोलता हूँ भैया, अच्छा अगर मान लो मैं ऐसी पॉलिसी चालू कर दूं कि पास हो तो पैसा दो वरना पैसा मत दो, बताओ स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, सी बात है बढ़ेगी। भैया अगर आज कोई चीज मैं बोलूं भैया पास हो तो पैसा देना वरना देना ही नहीं है पैसा, तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना। मतलब मैंने क्रेडिट बहुत जबरदस्त फेंक दिया मार्केट में। लेकिन अब आप बताओ स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उसके साथ मेरा एक और रिस्क बढ़ेगा, किसका सबसे बड़ा रिस्क है? बट पैसा डूबने का चांस बहुत बढ़ जाएगा।
आज मान लो एक कस्ट पॉलिसी ए में एक बंदा आता है जेड, बोलता है भैया मैं 0 डे का क्रेडिट लूंगा तो 5 लाख रुपए का सामान खरीदूंगा आपसे। अगर आप मेरे को कुछ भी क्रेडिट नहीं दोगे तो कितने का सामान खरीदता हूँ मैं? 5 लाख का। और 60 दिन का क्रेडिट दोगे तो भी कितने का सामान खरीदूंगा मैं? वही 5 लाख का। मैं उसको क्रेडिट दूं ही क्यों? जब वो 0 डे में भी 5 लाख का ही सामान खरीद रहा है और 60 दिन में भी 5 लाख, अब अगर वो 60 दिन का क्रेडिट ले रहा है तो मेरा एक्सपेक्टेशन है सेल बढ़नी चाहिए। बट मेरे को पता है एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरी सेल बढ़ेगी तो मेरे साथ एक और रिस्क किसका बढ़ेगा? बैड डेब्ट का। अब बैड डेब्ट के रिस्क बढ़ने के साथ एक और इशू क्या आएगा कि भैया मेरा फंड्स ब्लॉक रहेगा ना। आज आप मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक कपड़े की शॉप है। अब उस कपड़े की शॉप में लेट से स्टॉक पड़ा हुआ है, ये स्टॉक पड़ा है कपड़े के, ये कपड़ों का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब आप तुम मेरे को एक लॉजिकली बात सोच के बताओ, ये सब कपड़ों का स्टॉक है। मान लो अपना ये लेट से कृष्णा गया, और कृष्णा गया इस कपड़े की शॉप पे और जाकर बोला भैया मेरे को तो ये 3 कपड़े दे दो आप। अब इन 3 कपड़ों की मान लो कॉस्टिंग थी लेट से 15,000 रुपए की। सामने वाले ने बोला भैया पेमेंट करो, बोले पेमेंट में 2 महीने बाद करूँ। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब वो कपड़े की शॉप ने ये वाले कपड़े उसको दे दिए तो ये वाली रैक तो खाली हो गई ना। अब अगर ये आदमी पेमेंट करेगा कितने महीने के बाद? 2 महीने के बाद। अब मान लो जिस दिन कृष्णा गया था मान लो 1 जनवरी नए साल के दिन, 4 दिन बाद यशवंत गया। यशवंत जाके बोलता है कि सर भैया मेरे को भी कपड़े दे दो। उसने कहा ये वाली रैक दे दो और ये 2 कपड़े और पसंद आ रहे ये सब दे दो आप, और मैं पेमेंट करूंगा 3 महीने के बाद। अब पता था यशवंत जब सामान ले गया तो ये वाली रैक भी खाली हो गई। अब 3 दिन बाद मान लो अपना ये काव्य गया, बोला कपड़े दिखाओ। अब कपड़े दिखावे क्या, उसके बाद तो सिर्फ ये कपड़े बचे। बोले भैया और वैरायटी बताओ। बोले यार भैया वो क्या 2 लोग आए थे और वो उधार पे सामान ले गए, उसका पैसा जब आएगा तब इसको माल को भरेंगे और तब आप आना सामान देखने। तो वो सामने वाला ऐसा जवाब देवे, क्या बोलोगे? क्या मतलब लेने का? आना ही नहीं ना, सिंपल सी बात है। आप चाहोगे सामने वाले का स्टॉक तो हो। अभी तुम किसी दुकान पे जाओ और बोले भैया मैंने सामान उधार पे बेचा और क्योंकि अभी पैसा नहीं था, वो सामने वाला पैसा देगा तब मैं सामान वापस भरूंगा, तब आना सामान लेने आप। ऐसा तो स्टॉक तो रोटेशन में रोज डालना ही पड़ेगा ना मेरे को। अब रोटेशन में डालना पड़ेगा, बट दुविधा ये है कि ये आदमी 2 महीने के उधार पे ले गया और ये आदमी 3 महीने के उधार पे ले गया। अब ये पैसा तो मेरा एकदम एक पार्ट के लिए ब्लॉक हो गया ना। अब ये जो पैसा ब्लॉक हुआ इसमें मेरे फंड की कॉस्ट तो लग रही है। अच्छा अब मेरे को करना क्या पड़ेगा? अब मैं इसको मना कर दूं मैं तो क्रेडिट नहीं देता, दोनों को मना कर दूं क्रेडिट नहीं दूंगा, मैं तो सामान ही नहीं खरीदना हमको। कस्टमर टूटता है ना, आज आप क्रेडिट नहीं दोगे तो कस्टमर टूटेगा। आज मैं तुमको डेमो नहीं दूंगा तो बच्चे टूट जाएंगे। तो एक रीजनेबल क्रेडिट तो देना ही पड़ता है बिजनेस को चलाने के लिए। तो अब कंसेप्ट क्या हुआ कि जब मैं इनको क्रेडिट दूंगा उस मीनवाइल में मेरे को मेरा स्टॉक तो रिफिल करना पड़ेगा। तो मैं जनरली क्या करता हूं, मैं इस टाइम पे काम करता हूं। बिजनेस कैसे चलते हो तुमको बता रहा हूं। बिजनेस क्या करते हैं, अपने साथ में एक और क्या लेके रखते हैं, बैंक की ओडी। और एक बार वो टेम्पररी क्या करते हैं, उस ओडी से पैसा निकाल के इसमें फिल कर देते हैं ताकि वो स्टॉक रोटेशन में तो चलता रहे। बट अगर ओडी से पैसा लोगे तो वापस इस ओडी पे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट एक मेजर कॉस्ट है डेटर मैनेजमेंट डिसाइड करने के लिए। मेरी बात समझे आप? तो अब ये ध्यान रखना, भले ही आप बोलो सर मैंने ओडी नहीं ले रखी, बट फंड आपका ब्लॉक है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लगी रही है ना। भाई आज मान लो अगर मेरा फंड ब्लॉक नहीं था, मैं उसकी एफडी करा देता तो ब्याज कुछ तो कमाता ना मैं। अब मेरा 30-40 हजार रुपए ब्लॉक है 2 महीने के लिए, तो मेरी ब्याज की कॉस्ट लग रही है। तो डेटर मैनेजमेंट में हमको सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमको किसी भी पार्टी को उधार देना कितना है। बट उधार जब भी हम देंगे, मतलब हमको यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन किस पैटर्न के मिलेंगे आपको, अलग अलग क्रेडिट पॉलिसी दी होगी। और बच्चों उस क्रेडिट पॉलिसी में से यू नीड टू सेलेक्ट द बेस्ट पॉलिसी, कि हाँ अगर कंपनी इस क्रेडिट पॉलिसी पे जाएगी तो कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। बट वो क्रेडिट पॉलिसी सेलेक्ट करते टाइम अपने को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कंपनी क्रेडिट पॉलिसी इन्वॉल्व करेगी, सबसे पहले कंपनी की रिस्क किसकी आएगी, बैड डेब्ट की। एक कंपनी की कौन सी कॉस्ट बढ़ेगी, इंटरेस्ट की कॉस्ट। इन दोनों फैक्टर को याद में रखते हुए अपने को पॉलिसी को डिटरमाइन करना है। ये अपन लोग पढ़ेंगे डेटर्स मैनेज। आई बात समझ में? टेक माय पॉइंट। अब होता क्या है, जैसे मान लो एग्जांपल समझना, यहां पर एक पॉइंट और समझ लो। मैंने कहा मेरे गुड्स की सेल प्राइस थी मान लो 15,000 रुपए। सेल प्राइस कितने की थी? और मान लो उन गुड्स की जो कॉस्ट थी वो थी 12,000 रुपए। 3,000 रुपए मेरा क्या था, प्रॉफिट था। अब पॉइंट ये आता है कि सर अगर ये मान लो ये कृष्णा मेरा 15,000 रुपए का सामान ले गया तो मेरा फंड्स ब्लॉक 12,000 रुपए हुआ कि 15,000 रुपए ब्लॉक हो? और भाई मेरी कॉस्ट ही तो ब्लॉक है, 3,000 प्रॉफिट है ना। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहां पर अपने को कॉस्ट गिवन नहीं हो, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस पे करना है, सेल पे। बट अगर कॉस्ट गिवन है
तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा किस पे करोगे, कभी सेल पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आई बात समझ में? ये अपन लोग मेजर सीखेंगे डेटर्स मैनेजमेंट। एक बेसिक ओवरव्यू दिया कि डेटर मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हमको वेरियस क्रेडिट पॉलिसी होगी, उसमें से वी नीड टू सिलेक्ट द बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी। ये हम लोग सीखेंगे मेजर डेटर्स मैनेजमेंट। ये आई बात समझ में? ठीक है, लिखो लिखो मैनेजमेंट ऑफ डेटर लिखना। द डेटर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व द डेटर मैनेजमेंट इन्वॉल्व द डेटर मैनेजमेंट इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ द receivables by evaluating various credit policies by evaluating various credit policies. For evaluation of credit policy, for evaluation of credit policy, the following factors need to be considered. Need to be considered. Point number 1 लिखो, bad debt loss. Point number 2, opportunity cost of investment, debtors. Point number 3, variable and fixed cost. ये तीन चीजें अपने को मेजर ध्यान रखनी, वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म लिखो एवरेज कलेक्शन पीरियड। पहला इंपॉर्टेंट टर्म लिखो एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है, हमारा पैसे को आने, ये आप लोगों ने 12th में ही पढ़ा था, ध्यान है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो ध्यान है। जैसे मान लो मैंने कहा डेटर के टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है। अब अब सिंपल, अब लॉजिक समझना। मैंने कहा डेटर का टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, और ये अपन रेशियो में भी पढ़ेंगे, अभी रेशियो पढ़ेंगे वहां पे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर, वो सब अपन ने जो पढ़े थे ना, क्रेडिटर टर्नओवर, वो सब आएंगे चीजें। अब मान लो मैंने कहा टर्नओवर रेशियो 6 टाइम है। 6 टाइम का मतलब क्या होगा, डेटर साल में कितनी बार रोटेट होता है, 6 बार। तो डेटर साल में 6 बार रोटेट होते हैं, मतलब बताओ कलेक्शन कितने टाइम में करते हैं, 2 महीने में। कल सी बात बताओ, अगर मैंने कहा मेरा टर्नओवर रेशियो कितना है, 6 टाइम, मतलब डेटर साल में कितनी बार रोटेट हो रहे हैं, 6 बार। तो बताओ मैं कलेक्शन कितने कितने टाइम में करता हूँ डेटर से, 2 महीनों में। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यूं बोलता हूँ एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका फॉर्मूला क्या बना, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू 12 मंथ्स अपॉन। अब तुमको याद नहीं करना है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन को ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपको, है ना भाई। अपना 6 बार रोटेट हो रहे, तो कलेक्शन कितने टाइम में करते होंगे अपन, 2 महीने में। अब यहां पर एवरेज कलेक्शन पीरियड में आपको एक और इंपॉर्टेंट टर्म समझ, जनरली कंपनी क्रेडिट पॉलिसी को डिनोट कैसे करती है, मैं आपको एक वर्ड बताता हूं। अब मान लो कंपनी ने क्रेडिट पॉलिसी ऐसे डिनोट करी, 2/10 नेट 40, ये कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी। अब इसका मतलब क्या होता है, मेरे यहाँ पे कस्टमर आया, मान लो कृष्ण आया, बोला आपकी क्रेडिट पॉलिसी क्या है, मैंने कहा भैया मेरी क्रेडिट पॉलिसी है 2/10 नेट 40। अब बोलता है सर इस 2/10 नेट 40 का मतलब क्या होता है, तो बच्चों 2/10 नेट 40 का मतलब क्या होता है, 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में। अदरवाइज बिना डिस्काउंट के आपको पेमेंट कितने दिन में करना पड़ेगा, 40 दिन में। 2/10 नेट 40 का मतलब क्या हुआ, 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पेमेंट कितने दिन में कर दोगे, वरना आपको नॉर्मल बिना, आपको चाहिए डिस्काउंट नहीं मिले तो 40 दिन में पेमेंट करो। अच्छा मान लो मैंने इसका 0/10 नेट 30, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, 0% डिस्काउंट आप 10 दिन में करो या फिर 30 दिन में करो। मैंने कहा 1/10 नेट 30, इसका मतलब 1% डिस्काउंट और पेमेंट 10 दिन में करो, वरना 30 डेज अलाउड। अब क्वेश्चन आपको किस तरह मिलेंगे वो ध्यान से समझना। आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, अभी स्टार्टिंग नहीं बट आगे जाके मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन। 2/10 नेट 30 कंपनी की क्रेडिट टर्म्स है, पॉलिसी है।
इसका मतलब है कि 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पेमेंट कितने दिन में करते हो, 10 दिन, वरना 30 दिन का अलाउड है। और अज्यूम करो आपको बोलते हैं 30% कस्टमर अवेल डिस्काउंट, 30% कस्टमर डिस्काउंट देते हैं, अब बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालो। तो इसका मतलब बताओ 30% कस्टमर तो कितने दिन में पेमेंट करते हैं मेरे को, बोलो ना, 30% कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो सर 30% कस्टमर तो पेमेंट कितने दिन में करते हैं आपको, और 70% कस्टमर पेमेंट कितने दिन में करते हैं, 30 दिन। इसका मतलब सर एवरेज कलेक्शन पीरियड 3 + 21, आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आया, 24 डेज। मतलब आप एक बार जब सामान बेचते हो तो डेटर से 24 दिन के अंदर पैसा अपना कलेक्ट कर लेते हो। और अब अगर मैं बोलता हूं 24 दिन में पैसा कलेक्ट करते हैं, तो बताओ डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होगा। तो आप बोलोगे सर डेटर टर्नओवर रेशियो होगा 360 डेज डिवाइड बाय 24, दिस इज माय टर्नओवर रेशियो, कि इतनी बार साल में मैं डेटर्स को घुमाता हूंगा। बोलो आई बात समझ में, गेटिंग माय पॉइंट। अब मान लो मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरी साल भर की क्रेडिट सेल 15 लाख रुपए की है, पूरे साल में क्रेडिट सेल कितने की है, तो बताओ एक साइकिल में कितने के डेटर रहते होंगे। तो आप बोलोगे सर डेटर कितने दिन में पेमेंट करते हैं आपको। तो अगर 15 लाख की सेल है तो 15 लाख अपॉन 360 दिन, मतलब मैं 365 की 308 दिन मान रहा हूँ साल के। तो सर एक दिन की सेल इतनी हुई, 15 लाख अपॉन 360, और डेटर कितने दिन में पेमेंट करते हैं। तो मतलब एक टाइम पे मेरे इतने अमाउंट के डेटर्स ब्लॉक पड़े हुए, मतलब मेरे बुक्स में डेटर इतने दिन के दिखते हैं। अब आप पता है जब बैलेंस शीट देखते हो, मान लो आपको बैलेंस शीट में लेट से यहाँ डेटर दिख जाते हैं 2 लाख के, तो क्या ये अपनी पूरे साल की क्रेडिट सेल है क्या, नहीं, ये तो उस दिन डेटर आउटस्टैंडिंग है भैया, इतना पैसा लेना बाकी है। और अब आपको ऐसा बोले कि आप डेटर को क्रेडिट कितना एवरेज कलेक्शन पीरियड में काम करते हो, 24 दिन। तो ये 2 लाख के ये 2 लाख रुपए के डेटर कितने दिन के हैं, ये तो रोटेशन में चलता होगा ना बिजनेस भैया, अभी ये वापस 24 दिन के डेटर आउटस्टैंडिंग हो गए मेरे। तो 2 लाख के डेटर कितने दिन के हैं मेरे। और अब मेरे को अगर टोटल सेल पे जाना है तो आप क्या करोगे, 2 लाख इंटू 24, 2 लाख, ये फिगर अपना 2 लाख आया, 2 लाख इंटू 360 अपॉन 24, ये 2 लाख खुद 24 के बराबर है। तो पूरे साल भर की सेल करोगे तो इंटू 360 कर दो। और मैंने कहा 15 लाख पूरे साल की सेल और डेटर पे जाना है, तो 15 लाख अपॉन 360 इंटू 24 कर लो। ये वही कंसेप्ट है जो अपन 12th में पढ़ते थे, अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ाया मैंने। डेटर टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट, एक नया पॉइंट समझाया मैंने कि ये कैसे निकलता है। आई बात समझ में। तो हमेशा ध्यान रखना जब मैं बात करता हूं क्रेडिट पॉलिसी की, तो कोई भी कंपनी क्रेडिट पॉलिसी को इंडिकेट हमेशा इस फॉर्म में करती है, और इस फॉर्मेट का मैंने आपको मतलब बता दिया, मतलब होता क्या है। तो अब आप लिखो एवरेज कलेक्शन पीरियड, लिखना द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कंपनी, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कंपनी is generally indicated as is generally indicated as लिखना फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लिखना फॉर एग्जाम्पल 2/10 net 30, which means that 2% discount will be given if amount is paid in 10 days, otherwise without discount the amount need to be paid in 30 days. Need to be paid in 30 days. रिकॉर्ड लिख दो नेक्स्ट, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू 365 डेज पब्लिक 12 मंथ। जनरली आपको क्वेश्चन 360 डेज बताएंगे हर जगह। अपॉन डेटर टर्नओवर, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखो, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स, ये तो तुम पहले भी पढ़ते थे 12th में, कहते थे ना क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर, डेटर के अंदर बीआर भी आ चुका है ना, इंक्लूडिंग बीआर, ब्रैकेट लिख दो इंक्लूडिंग बिल रिसीवेबल। अब ये क्वेश्चन कराता हूँ, पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन सुनोगे ना, कॉपी बाद में करेंगे।
अब एक बार तुम्हें ना, तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो मोबाइल के पीडीएफ में खोल लो, लिंक करके मोबाइल का पीडीएफ ओपन कर लो। ओपन कर लिया? पीडीएफ ओपन करेंगे, सीए इंटर एफएम निकालो, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल आईसीए मटेरियल। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में आपको मिल जाएगा, सीए इंटर एफएम पेपर 8 ए में है ना, वहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल। ठीक है, इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो इधर देख लो बरेंद्र जी। अब इसको पढ़ना एक बार सिर्फ क्वेश्चन, आप लोग ओपन करके रखो ताकि बाद में क्या, एक बार जब मैं हटाऊंगा तो फिर आप ध्यान रखो। देखते इधर जाओ, फिर उसको डाउनलोड कर। अब पढ़ो एक बार। अ ट्रेडर हुज करंट सेल आर इन द रीजन ऑफ 6 लाख पर एनम। अभी उसकी सेल कितनी है? 6 लाख रुपए पर एनम। एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 30 डेज। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 30 दिन का। वांट टू परस्यू अ मोर लिबरल पॉलिसी टू इंप्रूव सेल। सर, एक ट्रेडर जिसकी अभी सेल 6 लाख रुपए की है और अभी वो 30 दिन का कस्टमर को क्रेडिट अलाउ कर रहा है। एक ट्रेडर जिसकी अभी सेल 6 लाख रुपए की और अभी कितना दिन का क्रेडिट अलाउ करता है कस्टमर को, वो और लिबरल पॉलिसी देना चाहता है ताकि उसकी सेल सुधर जाए। A study made by management reveal the following information। अब स्टडी करते हैं मैनेजमेंट और ये इंफॉर्मेशन है। 4 क्रेडिट पॉलिसी है, ए बी सी डी, ये 4 क्रेडिट पॉलिसी के बने। अब पहली क्रेडिट पॉलिसी, मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन? अभी वो कितने का क्रेडिट दे रहा है? 30 दिन का। अगर पॉलिसी ए पे जाता है तो कितना क्रेडिट बढ़ रहा है बताओ उसमें? 10 दिन बढ़ रहा है, मतलब 40 दिन हो गया। पॉलिसी, क्योंकि इंक्रीज, आप पढ़ना ध्यान से, इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड लिखा हुआ है वर्ड है ना। पॉलिसी बी पे जाता है तो 20 दिन का क्रेडिट बढ़ रहा है, तो 30 + 20 50 दिन। बट उसको ये क्रेडिट बढ़ाने से फायदा क्या हो रहा है? सेल बढ़ रही है। अभी उसकी सेल 6 लाख की है, अभी अगर पॉलिसी ए पे जाता है तो सेल 30,000 बढ़ जाएगी, 6 30। डी पे जाता है तो 48,000 बढ़ती है, सी पे जाएगा तो 75, डी पे जाएगा 90,000। बट डिफॉल्ट भी साथ में गिवन है, साथ में बेड डेप भी बढ़ते जा रहे हैं, रेट बढ़ता जा रहा है, बेड डेप एंटिसिपेटेड। आगे, सेलिंग प्राइस 3 रुपए एक यूनिट की, सामान कितना बिकता है? 3 रुपए पे। एवरेज कॉस्ट 2.25 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए। अब एवरेज कॉस्ट 2.25 और वेरिएबल कॉस्ट 2, तो बताओ 25 पैसे क्या होगा अपना फिक्स कॉस्ट? अगर एवरेज कॉस्ट 2.25 है और वेरिएबल 2 है तो दो ही तो पार्ट है कॉस्ट के, या तो वेरिएबल या फिक्स। मतलब मेरी कॉस्टिंग आती है 2.25, बट उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? इसका मतलब सर अगर मेरी सेल बढ़ेगी तो भी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगी ना। भाई आप कितना ही सेल करते हो, फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहनी है, बढ़नी कौन सी कॉस्ट है सिर्फ। आगे बढ़ो। करंट बैड डेट लॉस 1%, अभी बैड डेट 1% है। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20%। अब ये जो 20% है ना, इसका मतलब अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है, आज मान लो मैंने आपको बताया ना ये कपड़े लेके चला गया, तो मेरे को एडिशनल पैसा डालना पड़ेगा मेरे बिजनेस में। उस पर मेरे को कॉस्ट कितनी आती है फंड की? 20 टका कॉस्ट आ रही है, मतलब मेरे फंड की कॉस्ट कितनी पड़ती है? 20%। अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, विच ऑफ द पॉलिसी वुड रिकमेंड फॉर एडमिशन। अब मैं यहाँ है ना, आपको दो अल्टरनेट से, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं दो अल्टरनेट से सिखा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। दो अल्टरनेट कौन से अप्रोच है? एक तो टोटल अप्रोच और एक इंक्रीमेंटल अप्रोच। दोनों से मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर आपको बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा एक बार, ठीक है ना। तो आप लिखो, कॉपी में लगाओ इलस्ट्रेशन 15। बस आप आपके क्वेश्चन ओपन करना, मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, मैं सॉल्व सोल्यूशन दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन आपके पास रखना ओपन। इलस्ट्रेशन 15 लगाओ कॉपी में, इलस्ट्रेशन नंबर 15। मैं इस क्वेश्चन को दो अल्टरनेट से करा रहा हूँ, आगे जाके अपन एक ही अल्टरनेट पढ़ेंगे, है ना। तो लिखो आप अल्टरनेट नंबर 1, इवेल्युएशन यूजिंग टोटल अप्रोच, यूजिंग टोटल अप्रोच। वैल्यूएशन यूजिंग टोटल अप्रोच। अब इसमें 6 कॉलम्स की नीड है, एक बार आप देख लेना। पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट पॉलिसी,
और प्रपोज्ड पॉलिसी, ए बी सी, पर्टिकुलर प्रेजेंट पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी। क्रेडिट पीरियड, प्रेजेंट पॉलिसी में कितना है, 30 दिन। टोटल अप्रोच मतलब कैसे होता है, मैं आपको सिखा देता हूँ एक बार। टोटल मतलब लमसम लेने हैं अपने को फिगर, इंक्रीमेंटल में सिर्फ जो एक्स्ट्रा फिगर है वो लेंगे हम लोग। आप जब इंक्रीमेंटल कर लोगे तो समझ आ जाएगा आपको, है ना। ऑल्टरनेट मॉड्यूल में भी दोनों सोल्यूशन, दोनों समझा रहा हूँ आपको, है ना। तो क्रेडिट पीरियड 3। अब बताओ पॉलिसी ए में कितना क्रेडिट पीरियड बढ़ रहा है 10 दिन, मतलब बोलो कितने हो गए, 40 दिन। क्रेडिट पीरियड डेज में है ना, 30 40। प्रेजेंटेशन परफेक्ट रखना है ना, 50 60 और 75। क्रेडिट पीरियड हो गया अपना 30 40 50 60 75। अच्छा अब मैं लिखता हूं सेल्स, इसको मार्क करेंगे ए से, सेल्स एंड मार्क इट विथ ए। प्रेजेंट सेल कितनी है मेरी, 6 लाख। अच्छा पॉलिसी ए में जाऊंगा तो 6,30,000 रुपए, बी में जाऊंगा तो 6,48,000 रुपए, सी में जाऊंगा तो 6,75,000 और डी में जाऊंगा तो 6,90,000 रुपए। ये मेरी प्रेजेंट सेल हो गई। अब एक लाइन छोड़कर लिखोगे कॉस्ट। अब इस कॉस्ट में सबसे पहले लिखो वेरिएबल कॉस्ट, फिर लिखो फिक्स कॉस्ट। अब नीचे लगभग 5 7 लाइन छोड़ देना और वर्किंग नोट लिख देना। सेल कॉस्ट के बाद वेरिएबल फिक्स और नीचे लिखो वर्किंग नोट। तो फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू, अब 1 मिनट इधर ध्यान देना, देखो प्रेजेंट सेल कितनी है, कितने रुपए बिक रहा है एक यूनिट, यूनिट नंबर ऑफ यूनिट 6 लाख अपॉन 3 हो गए। अच्छा अब मेरे को बताओ इनटू 2.25 टोटल कॉस्ट है, और माइनस क्या कर दूं, फिक्स कॉस्ट 25 पैसे। एक प्रेजेंट लेवल पे 25 पैसे की फिक्स कॉस्ट है ना। तो अब 2 लाख इंटू 0.25 मतलब फिक्स कॉस्ट कितनी हुई मेरी। अब ये फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे कांस्टेंट रहनी है, तो ये थोड़ा ना चेंज होगी फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे क्या रहेगी। तो अब अगर मैं फिक्स कॉस्ट ये निकाल देता हूं तो फिक्स कॉस्ट हर जगह कितना लिख दूं मैं, वही। ये तो चेंज होगी नहीं, इसको मत चेंज कर देना, ध्यान रखना है ना। ये मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई, सुनो। और अब अगर मैं जाता हूँ वेरिएबल कॉस्ट पे, तो 6 लाख अपॉन 3 इंटू 2, 6 लाख अपॉन 3 2 लाख, और 2 लाख इंटू 2 कितना हुआ, 4 लाख। 6 30 अपॉन 3 2 10, और 2 10 इंटू 2 4 20। ये समझ आ रहा है कैसे निकाला, इसकी वर्किंग नहीं करा रहा हूं मैं। 6 30 अपॉन 3 यूनिट सोल्ड इंटू 2, 6 48 अपॉन 3 इंटू 2 करो कितना आता है, 4,32,000। 6 75 अपॉन 3 इंटू 2 आ रहा है 4.5 लाख। और 6 90 अपॉन 3 इंटू 2 4,60,000। तो ये समझ में आया, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा। ये नोटिंग कर लिया, बोलो इसमें कोई डाउट। वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। अब लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब प्रेजेंट, अब मेरे को बताओ प्रेजेंट में कितना पैसा ब्लॉक्ड है मेरा, 450। उस पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है मेरी, 30 दिन की। भाई 450 ब्लॉक्ड है ना, 20% फंड की कॉस्ट है, और 30 दिन के लिए पैसा ब्लॉक्ड है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ रही है प्रेजेंट में,
देखो 450 कैसे आया? अब अगर यहाँ पे मेरे को कॉस्ट की डिटेल नहीं होती तो पता है मैं 6 लाख ही ले लेता, बट कॉस्ट की डिटेल गिवन है इसलिए कॉस्ट पे लेंगे हम लोग। 450 इधर क्या होगी, 470, सेकंड ए वाले में 470, उसके बाद 482 482, फिर 5 लाख और फिर 510, ऐसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेते हैं वेरियस पॉलिसी में। तो प्रेजेंट में लिखो, निकालो फटाफट। ए में, ए में कितनी आ रही है ऐसे निकालो, 470 इंटू 20% तो 40/360। बी में 482 इंटू 20% इंटू 50/360। सी में 5 लाख इंटू 20% इंटू 60/360। और डी में 510 टू 20% इंटू 75/360। कितना आता है बता दो एक बार फटाफट फटाफट सारे फिगर। बस 445। फिर थोड़ा फटाफट करो कैलकुलेशन। 13,338। फिर 16,667। फिर समझ में आई कैलकुलेशन? ये अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? नोटिंग कर लिया पूरा? प्रेजेंट ए बी सी डी, यहाँ तक कर लिया? हो गया? अब नीचे लिखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ लिखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लिखते जाओ 7,500, 10,445, 13,388, 1,667 एंड 21,250। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा अब साथ में बेड डेप्स और है, तो लिखो बेड डेप्स। अब बेड डेप ऊपर सेल का 1.5%, तो 6 लाख का 1% 6,000 रुपए। प्रेजेंट बेड डेप लॉस 6 लाख का 1% 6,000। फिर पॉलिसी ए में 6 लाख का 1.5% 9,000। छः सेल कितनी है, 630, 630 का 1.5%। बेड डेप गिवन है ना, 6 लाख का 1% 630 का, आप चेक करते हो क्वेश्चन में, है ना। प्रेजेंट डिफॉल्ट फिर 648 का 2%, ऐसे लिखो बेड डेप्स। तो ये आएगा 9,450, ये आ रहा है 12,960, ये आ रहा है 20,250, और ये आ रहा है 27,600। इसको टोटल कॉस्ट और बी से मार्क कर लो इसको, एंड मार्क इट विद बी, और लास्ट में लिख दो प्रॉफिट, ए माइनस बी। अब निकालो कितना प्रॉफिट आ रहा है। गया? एक 36,500, 40,105,
136951 चेक करते जाओ, फिगर आ रहा है 138083, प्रॉफिट ए माइनस बी 131150। टोटल कॉस्ट कर लेना एक बार, ये टोटल करके माइनस, मैं नेट फिगर लिख रहा हूँ ना, मैं टोटल फिगर नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया स्टडी मटेरियल। तुम टोटल कॉस्ट करके माइनस करके एक दो चेक कर लेना, टोटल कॉस्ट बी से निकाल लो कितना आ रहा है, करो करो फटाफट। पॉलिसी ए, शुड गो विद पॉलिसी ए, चेक करो आ रहा है। करो फटाफट, कंपनी शुड गो विद पॉलिसी नंबर ए, समझ में आया? गो विद पॉलिसी ए, बस नीचे कमेंट जरूर लिखना, गो विद वर्किंग नोट के ऊपर लिखना है ना, आपका फाइनल आंसर ये है, गो विद पॉलिसी ए, प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट यहाँ है अपना। समझ आया? अब इसको अल्टरनेट नंबर 2 में बाद में कराता हूँ, पहले एक क्वेश्चन इसी अप्रोच का और बताता हूँ ना, फिर अल्टरनेट नंबर 2 एक साथ कराता हूँ मैं आपको। बोलो कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, बता दूं इसको? अब देखो ध्यान दो आप, 3 हो गया अपना, 16th इलस्ट्रेशन देखो, 16 अल्टरनेट नंबर 2 में बाद में बताऊंगा है ना, एक बार 16 देखो। XYZ Corporation is considering enlisting present credit policy and process of evaluating proof to propose policy. Currently, the firm has annual credit sale 50 लाख and receivable turnover ratio 4 टाइम है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर टर्नओवर रेशियो 4 टाइम है, मतलब कलेक्शन पीरियड 3 महीने का हो गया भाई, करंट पोजीशन क्या है, 50 लाख की सेल है और टर्नओवर रेशियो 4 टाइम, मतलब कलेक्शन पीरियड 3 महीने का हो गया। द करंट लेवल ऑफ लॉस ड्यू टू बैड डेट इज 1.5 लाख। द फर्म इज रिक्वायर्ड टू गिव 25% इन्वेस्टमेंट इन न्यू रिसीवेबल, मतलब कंपनी को मिनिमम 25% रिटर्न निकालना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल जाएगी इससे। द वेरिएबल कॉस्ट आर 70%, गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड विच इज द बेस्ट ऑप्शन। अब एनुअल क्रेडिट सेल 50 लाख, इसमें 60 लाख, और अब ये इंक्रीमेंटल गिवन नहीं है फिगर, टोटल गिवन है भैया। पहले में जाएंगे तो 50 लाख की सेल होती है, वन में जाते हैं 60 लाख की सेल होती है, और सेकंड में 67,50,000। टर्न रेशियो 4 टाइम, 3 टाइम, 2.4 टाइम, बेड डेबिट डायरेक्ट गिवन है आपको। ठीक है, तो क्या मैं डायरेक्ट समझा सकता हूँ या कराऊं पूरा? बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, फिर आप इसको घर पे करना है एक बार, है ना। देखो ध्यान दो, मैं इसको डायरेक्ट सोल्यूशन समझा रहा हूँ, ध्यान देंगे सब लोग। मैं आपको मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन करना कैसे आपको। देखो, अब इसमें प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, आप वापस ऐसे एक फॉर्मेट बनाओगे, प्रेजेंट और प्रपोज्ड। अब प्रपोज में ए 1 और 2, अब यहां लिखोगे सेल, पहले लिखोगे क्रेडिट पीरियड। अब बताओ यहां पे पहले में टर्नओवर रेशियो कितना है अपना, 4 टाइम्स। सेकंड केस में क्या है, 3 टाइम्स, और फिर 2 पॉइंट, तो इससे अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा 12/4, 3 मंथ्स, 12/3 और 12/2.4, 5 मंथ्स। तो आप देख रहे हो क्रेडिट बढ़ता जा रहा है। अब यहां वापस लिखोगे सेल, सेल कैसे मार्क करोगे, ए से। अब कितने कितने सेल है, 50 लाख, और फिर एक लाइन छोड़ के लिखोगे वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसका, 70%, तो कितना आएगा, 35 लाख, 42 लाख, और 67.5 का 70% निकालो फटाफट। कितना आता है, 47.5।
25 लाख। अब इस वेरिएबल कॉस्ट पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालोगे फंड्स की, कैसे निकालोगे? 35 लाख रुपए ब्लॉक्ड है, कितने टाइम के लिए? पहले में क्रेडिट पीरियड 3 महीने का है, और क्या कॉस्ट है फंड की? देखो ध्यान दो एक मिनट इधर, 35 लाख 3 महीने, 25% कॉस्ट है फंड की। समझ आती है बात? तो यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ठीक है, और साथ में आपको क्या गिवन है? बैड डेट के फिगर आ जाएंगे, फिर टोटल लिख लोगे बी से, और प्रॉफिट आ जाएगा A-B। तो कर लोगे या कराऊं? हो जाएगा पक्का? कर जरूर लेना इसको प्रॉपर फॉर्मेट से, ठीक है? तो ये होमवर्क लिख लो आप, इलस्ट्रेशन 16 होमवर्क लिखो, आंसर मैच हो जाएंगे आपके, है ना? आप इस पैटर्न पे करोगे हो जाएगा, पक्का करना है इसको, है ना? फिर क्वेश्चन नंबर अनसॉल्व है, 12th पेज नंबर है 10.122। ये क्या चैप्टर मिक्स है पूरा, डेटर मैनेजमेंट, रिसीवेबल, स्टॉक, अनसॉल्व, क्या मिक्स दे रखे हैं सारे क्वेश्चन। मैं आपको एक बार सिर्फ डेटर मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, अनसॉल्व है ना? पेज नंबर 10.122 पे क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान देंगे सब लोग। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो देखो। एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज द सेल, द सेल्स मैनेजर ऑफ कंपनी प्रपोजेस टू सेल गुड्स टू अ ग्रुप ऑफ न्यू कस्टमर विद 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंपनी एज अ स्ट्रेटेजी, कंपनी की क्या बढ़े? सेल एंड प्रॉफिट। एज अ पार्ट ऑफ कंपनी स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज सेल एंड प्रॉफिट, द मैनेजर ऑफ कंपनी प्रपोजेस टू सेल गुड्स टू अ ग्रुप ऑफ न्यू कस्टमर विद 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। फिर से रीड करो। एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज सेल एंड प्रॉफिट, द सेल्स मैनेजर ऑफ कंपनी proposes to sell goods to a group of new customer with 10% risk of non payment। बताओ 10% क्या चीज है? दिस ग्रुप, अब ये ग्रुप की कंडीशन है, वुड रिक्वायर्ड 1.5 month क्रेडिट एंड लाइकली टू इंक्रीज सेल बाय 1 लाख पर annum। अब ये ग्रुप बोलता है भैया सेल 1 लाख बढ़ेगी, बट हमको क्रेडिट कितना चाहिए? 1.5 महीने क्रेडिट। प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंस इज 80% ऑफ सेल एंड टैक्स रेट इज 50%। द कंपनीज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स इज 25%। और कंपनी को मिनिमम कितना चाहिए? या कंपनी को भी 25% सर्वाइवल के लिए चाहिए। शुड द सेल मैनेजर प्रपोजल बी एक्सेप्टेड? या सेल मैनेजर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर? अब आप मेरे को एक बात बताओ, लॉजिकली सोच के बताओ, अगर इस ग्रुप को अपन सेल करते हैं तो अपने को कितने सेल बढ़ती है बताओ, और खर्चा कितना बढ़ेगा अपना? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है उसकी? बताओ, 20,000 रुपये। 80% तो अपनी वापस जेब से जा रही है, और 1 लाख सेल, और 20,000 बचाने के लिए मेरे को 1.5 महीने क्रेडिट फेंकना पड़ेगा। समझे बात को? और रिस्क कितना है नॉन पेमेंट का? 10% बेड डेप का रिस्क भी है मेरा। अब मेरे को ये पता है कि भैया मार्केट में टैक्स 50% से पे करना है, और मेरे को मिनिमम आफ्टर टैक्स 25% बचना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या ये सेल मैनेजर का प्रपोजल को एक्सेप्ट करें क्या? हमारा सेल मैनेजर आता है, हमको ये बोलता है, अब ध्यान देंगे सब लोग, नोटिंग में करा रहा हूँ सिर्फ समझना। हमारा सेल मैनेजर आया, बोलता है ग्रुप है जिसको 1.5 महीने क्रेडिट चाहिए, बस को 1.5 महीने क्रेडिट देंगे तो हमारी सेल कितने से बढ़ जाएगी? 1 लाख से। और उस सेल की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? तो हमको कितने रुपए बचेंगे? उसमें से बैड डेप का रिस्क कितना है? 10% तो निकलेगा सेल्स का, तो बैड डेप कितना चांस है? मतलब मेरा प्रॉफिट कितने का होगा? और ये प्रॉफिट है मेरा बिफोर टैक्स। 2-3 तरीके समझाऊंगा मैं यहाँ पे, तो और ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन का घुमा फिरा किस तरह पूछ रहे हैं। अब टैक्स की रेट कितनी है? तो बताओ मेरे पास कितना बच रहा है आफ्टर टैक्स? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आ रहा है मेरा, वो आ रहा है 5,000 रुपये। जबकि मेरे को आफ्टर टैक्स रिटर्न कितना चाहिए? अब बताओ ये 25% इस 5,000 से कंपेरेबल है क्या? भाई मेरे को एक बात बताओ, क्या आप 10, मैं कहना मैंने 1,000 रुपये कमाए, और एक बच्चा बोलता है मैंने 15% कमाए, एक पर्सन बोलता है मैंने 1,000 रुपये कमाए, और एक पर्सन बोलता है मैंने 15% कमाए, क्या बेटर है? तो क्या बेटर है दोनों?
अब आप कंपेयर नहीं कर सकते हो ना भाई। 1,000 रुपए को आप 1,000 2,000 से कंपेयर कर सकते हो, बट 1,000 को 15% से कैसे कंपेयर करो? जबकि एक पर्सन बोले मैंने 12% कमाया, एक बोले मैंने 15% कमाया, तो कंपेरेबल है। अब कंपनी को हमें मिनिमम रिटर्न कितना चाहिए? तो या तो आप इस 25% को इसके फिगर पे लेकर आओ, या इसको इसके फिगर पे कन्वर्ट करो, तो कंपेरेबल होगा, वरना कंपेयर करे कैसे? कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि हमको 25% आफ्टर टैक्स चाहिए, और आफ्टर टैक्स हमारे पास आ रहा है 5,000 रुपए। अब 25% आफ्टर टैक्स चाहिए, किस पे आफ्टर टैक्स चाहिए? कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इस केस में डेटर्स में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा? व्हाट इज आवर इन्वेस्टमेंट इन डेटर? 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है क्या पूरा? 80,000 का इन्वेस्टमेंट है? वापस सोचो, क्या डेटर पे हमारा इन्वेस्टमेंट 80,000 का है क्या? 80,000 का इन्वेस्टमेंट कैसे है? डेटर तो 1.5 महीने क्रेडिट मांग रहे हैं ना। तो आपका इन्वेस्टमेंट डेटर कितने ब्लॉक है आपका? भाई 1.5 महीने वाला 80,000 तो पूरे साल का हो गया, डिवाइड बाय 12 इंटू ब्लॉक, तो इतना ही है ना एक साइकिल में। भाई एक साइकिल में 1 लाख रुपए से सेल बढ़ती है, एक साइकिल में 80,000 का खर्चा हो रहा है, तो डेटर कितना ब्लॉक है? मेरा इन्वेस्टमेंट इतना है ना डेटर में। भाई मैंने आपको बताया मेरी बुक्स में डेटर कितने टाइम के आउटस्टैंडिंग है, इतना का डेटर आउटस्टैंडिंग है मेरा। तो ये कितना आता है बताओ? 10,000। अब मेरा फंड ब्लॉक कितना हुआ? एक तरह से डेटर में कितना पैसा ब्लॉक है मेरा? और 10,000 ब्लॉक करके मैं कितने रुपए कमा रहा हूँ आफ्टर टैक्स? मतलब अफेक्टिव में रिटर्न कितना कमाया मैंने? 5,000 अपॉन, आप 5,000 अपॉन 1 लाख नहीं कर सकते हो। 5,000 आपका डेटर में ब्लॉक कितना है सिर्फ, तो आप आफ्टर टैक्स कितना कमा रहे हो? और जबकि रिक्वायर कितना है? तो अब कंपेरेबल फिगर आ गया। अब आप बोलो सर ये तो आपने कंपेयर किया 25% को किस में कन्वर्ट करके, परसेंट टू परसेंट। अब बोलो सर अमाउंट में कन्वर्ट करना हो, तो मैंने बहुत ईजी अमाउंट में भी। भाई मेरा फंड कितना ब्लॉक है, मैं कैसे करता? आप अभी ऐसे ही करते ना, 80,000 अपॉन 12 इंटू 1.5, ऐसे ही तो करे थे अपन। और इंटू रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है मेरा, तो ये कितना अमाउंट आता? 2500 आता ना। भैया कितना आता? 80,000 अपॉन 12 इंटू 1.5 इंटू 25 में, ऐसे तो निकालते हैं अपन। वर्किंग तो ऐसे ही करता ना मैं। तो ये कितना आता? 2500। तो आप क्या बोलते हैं कि इसमें से क्या लेस कर दो, क्योंकि ये आफ्टर टैक्स है, ये ध्यान रखना है, 25 तो आफ्टर टैक्स है, तो आफ्टर टैक्स में से लेस करना, पहले लेस मत कर देना। भाई ये वाला फिगर बिफोर टैक्स है 10,000 का। अभी तक अपन ने जो 2 क्वेश्चन किए उसमें टैक्स था नहीं, तो अपन डायरेक्टली यहां क्या लेस कर देते? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रॉफिट निकाल लेते थे। बट ये फिगर है ही कौन सा? 25% कब चाहिए मेरे को? तो पहले मैं मेरे प्रॉफिट को आफ्टर टैक्स कितना बच रहा है, और अगर मैं इसमें लेस कर दूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आती मेरी, तो ही मेरे पास नेट प्रॉफिट अभी भी कितना आ रहा है। Yes, आई बात समझ में? तो परसेंटेज में तो परसेंट टू परसेंट या अमाउंट टू अमाउंट, आई बात समझ में? तो अब अगर आप परसेंट कंपेयर करो तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस मत करना। वापस समझाओ, क्लियर है? अब नोटिंग करो इसकी, लिखो अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर मार्क करके लिखना 10.122। देखो आप, नेट सेल्स, इसको ए से मार्क करो। देखो 1 लाख। अब लिखो कॉस्ट, तो प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंस 80,000 रुपए, 80% है, ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली गिवन है। फिर बैड डेब्ट्स 10,000 रुपए, तो टोटल कॉस्ट तो 20 से मार्क करो, 90,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए माइनस बी 10,000। लिखो लेस टैक्स एट 50%, 5,000। ये प्रॉफिट आया आफ्टर टैक्स 5,000। अब लिखो प्रेजेंट रिटर्न्स, आफ्टर टैक्स
इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स 80,000 ऑन 12 इंटू 1.5 10,000 परसेंटेज रिटर्न्स टैक्स 5,000 ऑन 10,000 इंटू 100 30% रिक्वायर्ड रिटर्न 5%. So sales manager proposal can be accepted. Accepted. में आया any doubt? वापस समझाओ क्लियर है बिल्कुल अच्छा ये तो अपना ऑप्शन नंबर 1 अब इसी ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का है ना अब इसी में एक पार्ट और पूछा है क्वेश्चन में ध्यान देंगे आप लोग अब इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछा इसको हटा दूं अभी कर लिया अब इसमें तुम लोग मेरे को बताओ अगला पार्ट क्या बोल रहा है अगला पार्ट देखो पढ़ो ये तो हो गया एनालाइज ऑल्सो कंप्यूट द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ध्यान से पढ़ना देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ऑल्सो कंप्यूट और भी निकालो द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट मतलब द कंपनी शुड बी विलिंग टू अज्यूम द कंपनी शुड बी मतलब जो कंपनी ले सकती है इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ आफ्टर टैक्स फॉर 30% या अब मेरे को बताओ क्वेश्चन बोल रहा है ये बताओ कंपनी कितने की बैड डेट की रिस्क ले सकती है अगर कंपनी को आफ्टर टैक्स कितना चाहिए मान लो 30%। अब मेरे को एक बात बताओ मतलब क्वेश्चन अब तुमसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ कंपनी बैड डेट कितना ले सके कि बैड डेट की रिस्क भी हो जाए और आफ्टर टैक्स कितना बच जाए अब आफ्टर टैक्स 30% बच जाए मतलब सर आफ्टर टैक्स 3,000 बचने चाहिए पहले केस में भाई अगर मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है डेटर में अभी हमने निकाला वो तो सेम रहेगा इन्वेस्टमेंट कितना है डेटर में 10,000 अब मैं ये चाहता हूं कि ये आफ्टर टैक्स यहां कितना आ रहा था बताओ 5,000 आ रहा था अब ये आफ्टर टैक्स 30% आ जाए तो 3,000 आ जाए तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिक्वायर्ड कितना है मेरे को बोल सर ये कितना आ जाए सिर्फ और अगर ये 3,000 चाहिए टैक्स के बाद बताओ बिफोर टैक्स कितना चाहिए मेरे को टैक्स रेट 50% है तो बिफोर टैक्स 6,000 बचेगा तभी तो आफ्टर टैक्स भाई अगर मैं बिफोर टैक्स कितना कमाऊं मैं तो मैं अगर रिवर्स वर्किंग करूं इसमें ऐड कर दूं टैक्स 3,000 खुद 50 के बराबर है और इंटू 50 करना है मेरे को टैक्स का अमाउंट यही तो होगा भाई 3,000 आफ्टर टैक्स बच रहा है तो खुद 50 के बराबर है और इंटू कितना चाहिए टैक्स मेरे को तो टैक्स का अमाउंट कितना बनेगा तो बिफोर टैक्स कितना बचेगा मेरे पास जब अगर मेरे पास सब खर्चे काट के बिफोर टैक्स कितने रुपए बच जाए तब जाके मैं 3,000 बचा लूंगा बट मेरे को 6,000 बचाने के लिए 80,000 खर्चे देखो अपन रिवर्स वर्किंग करते हैं अब मेरे को बताओ 5,000 चाहिए तो 5,000 कमाने के लिए कितने बचाने पड़ेंगे और इस 10,000 पे इस बैड डेप को तो निकालना है ये फिगर निकालना है मेरे को इसको छोड़ दो इस केस में तो ये निकालना है इस 10,000 पे मेरा और ये वेरिएबल कॉस्ट लगनी है ना गुड्स की भाई अगर मैं मान लो सामान खरीदूंगा 80,000 का तो कॉस्ट लग ही रहा है 80,000 रुपये तो मेरे को मेरी जेब से डालना ही पड़ेगा ना उस सामान के लिए तो मेरे को 6,000 के अलावा और क्या निकालना पड़ेगा 80,000 रुपये कॉस्ट 80,000 तो मेरे को लगाना ही पड़ेगा ना तब जाके तो मैं सेल कर पाऊंगा वरना गुड्स लाऊंगा कहां से तो मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मेरी गुड्स की 80,000 मतलब मेरे को मोटा मोटा कितना पैसा चाहिए 86,000 रुपये मेरे पास आए तब जाके मैं 3,000 बचा पाऊंगा और सेल कितने पे हो रही है 1,00,000 मतलब बताओ मैक्सिमम बेड डेप कितना बियर कर सकता हूं तब तक मैं 30% बचा लूंगा 14,000 रुपये
भाई 1 लाख पे सामान को बेचो और 86,000 रिकवरी चाहिए मेरे को, तो 14,000 बेड डेप तक तो कोई तकलीफ नहीं है। मतलब परसेंटेज कितना बेयर कर पाऊंगा मैक्सिमम बेड डेप का? अगर 14% बेड डेप भी होता है तो मैं कितना रिटर्न कमा लूंगा आफ्टर टैक्स? 3,000 रुपये कमा लूंगा। आप समझो कि भाई अगर 14% बेड डेप होगा तब भी मैं 3,000 तो बचा ही लूंगा आराम से, तो मैं 30% रिटर्न बैठ जाएगा। अब इसी में देखो अगला पार्ट क्या बोल रहा है, अपने को कितना रिटर्न चाहिए मान लो 40%। अब 40% चाहिए तो बताओ बिफोर टैक्स कितना, आफ्टर टैक्स कितना चाहिए, टैक्स कितना है, तो मेरे को कितने रुपए चाहिए, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, मतलब मेरे को कितने रुपए मिनिमम चाहिए, और रिकवरी कितनी ही करनी है, सेल 1 लाख की, मतलब बताओ मैं मैक्सिमम बेड डेप कितना बियर कर सकता हूँ, और इसको क्या बोल दूं 12%। और अगर 60% हो तो बेड डेप टैक्स 12, 80,000 मेरी कॉस्ट है, तो कितना चाहिए मेरे को मिनिमम, और सेल कितने पे करूंगा, मतलब कितना बेड डेप बेयर कर सकता हूं मैं। अब समझो, समझ आ गया? तो एक केस कर लो फिर दो तुम लोग कर लेना, एक कॉपी कर लो, लिखो। देखो, इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स इज 30%, इफ रिक्वायर्ड रिटर्न आफ्टर टैक्स 30%, तो लिखो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स 10,000, तो प्रॉफिट रिक्वायर्ड आफ्टर टैक्स 3,000, एट टैक्स 3,000, तो प्रॉफिट रिक्वायर्ड बिफोर टैक्स 6,000, फिर ऐड वेरिएबल कॉस्ट 80,000, फिर 6,000 योर टोटल कॉस्ट, सेल्स 1 लाख, तो मैक्सिमम बेड डेप्स 14,000, परसेंटेज ऑफ बेड डेप 3,000 अपॉन 1 लाख 200, 14%, इतना आप रिस्क बेयर कर सकते हो। बोलो समझ में आया? खाली स्टार्ट का तुम कर लोगे? खाली स्टार्ट का कर लेना है ना। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? कॉपी कर लिया? हटा दूं इसको? खाली स्टार्ट वाला कर लेना है ना, तो होमवर्क लिख लो 40-60 वाला। ये जो पीएम वाला है ये आप लोगों को भी प्रोवाइड कर दूंगा एक बार, ठीक है ना? इसमें से भी लिख लो होमवर्क, मैं आपको पीडीएफ तो दे दूंगा अभी, इसमें से भी होमवर्क लिखो आप लोग। ये करके आना पक्का है ना, भूलना नहीं। एक तो पेज नंबर 135 पे क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 135 पे क्वेश्चन नंबर, ये ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जहां पे आपको कॉस्ट वेरिएबल फिक्स कॉस्ट नहीं गिवन है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे सेल पे ले लेना। अगर मान लो वेरिएबल फिक्स कॉस्ट नहीं हो तो सेल पे ले लेना फिर आप, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम पैटर्न जो अभी मैंने कराया है वो करके आना, पेज नंबर 135 पे है ना।
एक तुम लोग करोगे पेज नंबर 139 पे क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 139 पे क्वेश्चन नंबर 9। बस ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क करके आओगे, है ना। ये मैं आपको पीएम दे रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। कल अपन और क्लास रखेंगे, कल इस टॉपिक को एक बार पूरा कंप्लीट कर लेंगे, डेटर्स मैनेजमेंट को, है ना हम लोग। तो कल इस डेटर मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। अब कल के बाद फिर हमारी क्लास न्यू ईयर में होगी, ध्यान रखना। कल सुबह सुबह तो ले लूंगा, फिर अपन चल देंगे यार। कल सुबह तो ले लूंगा, टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा सुबह 8:30 9:30, फिर 10 बजे तक चलेंगे। सुबह सुबह मेरे को क्लास लेने दो, है ना। बट कोशिश करना टाइम पे आ जाओ, 8:30 तक, 8:45 दूँ तो आ जाना, ताकि क्या मैं फिर टॉपिक खत्म ही कर दूंगा कल, ठीक है ना। ये टॉपिक क्या कंप्लीट हो जाएगा तो अपना फिर एक वर्किंग फर्स्ट पार्ट मेजर रह जाएगा ना, तो ये अपन कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको ये क्वेश्चंस कर लेना एक बार, ठीक है ना। चलो फिर करते हैं हम लोग नेक्स्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।